हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 63। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 62 तो हम पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं, और जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये हम लोग स्टार्ट किए थे स्पेशल एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक आया था, ठीक है, जीके जीएस का सामान्य दिन का, ठीक है, जिसमें आपको लगभग 7500 प्लस एमसीक्यू दिया गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। अभी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, जैसे अभी स्टेट का एग्जाम चल रहा है, उसके बाद आपको रेलवे का, फिर बिहार दरोगा का भी डेट दे दिया गया, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो है वो जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग एफिलिएटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 63 का फर्स्ट क्वेश्चन। सेट नंबर 63 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि है। तो सदिश राशि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चाल प्रणता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकरण कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो स्थिरीकृत करता है वो है आपका शैवाल करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है। तो इंसुलिन का जो स्त्रावन होता है वो होता है आपका अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ये अग्नाशय से एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंजाइम जो निकलता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में नहीं पाया जाता, आपका यूरासिल नहीं पाया जाता, तो ये किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, आरएनए में पाया जाता है, किसमें, तो आरएनए में पाया जाता है, ठीक है, आरएनए में पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखिएगा, और थाइमिन और एडेनिन और साइटोसिन ये पाया जाता है किसमें, तो डीएनए में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो मानव रक्त का रंग लाल होने का जो कारण है वो है आपका हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। डब्ल्यूपीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 13 से लेकर के 20 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो होता है आपका 7 से लेकर के 10 दिन तक होता है, इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्ति लिपि जो है वो लिखी जाती थी कैसे। तो ये जो लिपि लिखी जाती थी वो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल रहा था वो कब से कब तक, तो 2400 से लेकर के 1700 ईस्वी तक, बीसी तक, यानी कि ईसा पूर्व तक काल रहा था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपका महाकश्यप थे। कब हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति, तो प्रथम बौद्ध संगीति होता है आपका 483 बीसी में। कहाँ पे होता है, तो ठीक है, सतपर्णी गुफा जो है वो कहाँ पे, तो सतपर्णी गुफा है राजगीर में, वहीं पे होता है। दूसरा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन करता है, तो साबा कामी करते हैं, याद रखिएगा। दूसरा बौद्ध संगीति कब होता है, 383 बीसी में होता है, ठीक है। तीसरा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो मोगलीपुति से करते हैं, याद रखिएगा, मोगलीपुतिस। चौथे बौद्ध संगीति जो है वो थोड़ा सा याद रखने वाली बात है इसमें कि इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे। तो अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे आपका चौथा में कौन थे, तो बसोमित्र जो थे वो क्या थे, तो अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। प्राकृतिक बंदरगाह जो उसको कहते हैं जो मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका चेन्नई। चेन्नई क्या है, तो एक कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि ये जो है वो मानव के द्वारा जो है वो बनाया गया है, कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। बाकी कोचीन, विशाखापट्टनम और मुंबई जो है ये सभी क्या है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि घेरे नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या रिंग ऑफ फेरेंस की नीति यह जो था किसके द्वारा लाया गया था, तो वारन हेस्टिंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वारन हेस्टिंग का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था आपका कब से कब तक, 1774 से लेकर के 85 तक रहा था। लॉर्ड क्लाइव का जो कार्यकाल रहा था वो 1757 से 60 तक रहा था पहला कार्यकाल, फिर 65 से लेकर के 1765 से लेकर के 67 तक दूसरा कार्यकाल रहा था। लॉर्ड वेलेजली का जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक, तो 1943 से लेकर के 1947 तक रहा था। वेंसीटाट का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था आपका 1762 से लेकर के 64 तक रहा था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब वो किया गया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो था वो किया गया था 1939 में। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो यूपी के उन्नाव में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो ग्रैंड बैंक जो है वो जिसमें मछली के लिए महत्वपूर्ण है वह स्थित है कहाँ पे, तो यह अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची वन और सूची को सम्मिलित करना और बताना इसमें कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से देश में है ये बताना है। तो कैंटरबरी जो है वो कहाँ पे है, तो ये है आपका कहाँ पे, तो ये आपका न्यूजीलैंड में है। पूछताछ कहाँ पे है, तो पूछताछ है हंगरी में। ठीक है, वेल्ड कहाँ पे है, तो वेल्ड जो है वो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका में है। और पंपास कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना में। एक बार फिर से देख लेते हैं, कैंटरबरी कहाँ है, तो ये है आपका न्यूजीलैंड में है। पूछताछ कहाँ पे है, तो हंगरी में है। वेल्स कहाँ पे है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। और पंपास कहाँ पे है, तो ये अर्जेंटीना में है। इसका अगर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3, 2, 4, 1। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 है कि वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो वंदे मातरम जो था वह स्वदेशी आंदोलन का मुख्य जो था वो गीत था। स्वदेशी आंदोलन कब होता है, तो ये होता है आपका 7 अगस्त 1905 को होता है। स्मॉल डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्मॉल डेट भी। भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है, तो 8 अगस्त 1942 को होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1930 में होता है। ये प्रारंभ होता है दांडी मार्च के समय ही प्रारंभ होता है, लेकिन जैसे ही दांडी मार्च यानी कि नमक सत्याग्रह कानून तोड़ करके गांधी जी समाप्त करते हैं उसके बाद ही वहाँ से स्टार्ट हो जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब होता है, तो असहयोग आंदोलन होता है आपका 1 अगस्त 1920 को होता है। ये जितने भी आपको डाटा बताया जा रहा है ये आप पेन और कॉपी जो है वो लेकर के बैठेंगे ताकि नोट डाउन करने में आपको अच्छा रहेगा। और उसके बाद जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन के टाइम में आपको टोटल जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताया जा रहा है वो आपको याद हो जाता है। ये अगर लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं अच्छे से दिख पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, जो हम बोल रहे हैं उसको सुन करके भी आप या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 है कि माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था। तो ये स्वीकार किया गया था आपका 3 जून 1947 को। लेकिन ये विभाजन कब पूर्ण हो गया था, तो 14 अगस्त 1947 को कौन आज़ाद होता है, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद के बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। तो वो कौन है, तो वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन सा आर्टिकल में चर्चा है, तो अनुच्छेद 32 में चर्चा है। इसकी चुनाव प्रक्रिया जो है किस में है, तो अनुच्छेद 54 में है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर किया होता है। तो संविधान सभा का जो चुनाव होता है वो होता है आपका वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका भाग 11 और अध्याय 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये कर दिया गया था कब, 61वां संविधान संशोधन 1989 में कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा 1989 में जो था ये पारित हो गया था, लागू हो गया था। 69वां संविधान संशोधन कब होता है, तो ये होता है आपका 1991 में, 1991 में होता है। इसमें क्या होता है, तो दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र राजधानी का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। 63वां संविधान संशोधन जो है ये कब होता है, तो ये होता है आपका कब, तो ये होता है 1990 में होता है। और 71वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में। और ये जो इसमें 1992 में 3 जो है वो भाषा को शामिल किया गया था संविधान में। कौन कौन सा, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्क के संपादक कौन थे। तो ये पेट्रियार्क के जो संपादक थे जिन्होंने नील आंदोलन का जम करके समर्थन किया था, तो वह आपका हरिश्चंद्र मुखर्जी। ये कब होता है, तो ये होता है आपका 1859 में होता है, याद रखिएगा। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जस्ट एक आंदोलन होता है, उसका नाम क्या होता है, नील आंदोलन। ये 1859 से लेकर के 60 तक होता है, ठीक है, जो नील खेती के विरोध में किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार और पहली बार ठीक है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ये स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचनाकार भी हैं दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि श्रम गहन उद्योग वह है क्या है, तो श्रम गहन जो उद्योग होता है वो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निर्धनता का दूषक
अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दिया गया था आपका रेगनर नर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि वेदत्री कहा जाता है किसको? तो वेदत्री कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को। अथर्ववेद में इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध में दर्शाता है कौन? तो ये दर्शाता है आपका फिलिप्स वक्र दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपका उत्तराखंड क्षेत्र में तो पाया ही जाता है, और कुछ क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में भी पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र में पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो मर्ग पाया जाता है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी जो है वो कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। असम में जो है, असम के क्षेत्रों में तराई, डुयार, सवाना जो है वो पाया जाता है असम के क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो आपका ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है और प्रदूषण है, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा आपका व्यक्तिगत कर, और एक आपका निगम कर, ये दोनों क्या हो जाएगा? तो दोनों है प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था आपका हैकेल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होता है किसमें? तो लकड़ी में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है वो होता है अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, और अनुध्वनि तरंग जो होती हैं वो ध्वनि तरंगें होती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो सबसे बड़ा जो समूह है वो हो जाएगा आपका थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो खाद जो है वो संबंधित है हरित क्रांति से, तो ये सही है। दूसरा है आपका दूध उत्पादन संबंधित है श्वेत क्रांति से, ये भी सही है। तीसरा आपका उद्यान क्रांति जो है ये संबंधित है आपका सुनहरी क्रांति से, तो ये भी सही है। चौथा जो है आपका कुक्कुट पालन जो है संबंधित है भूरी क्रांति से, तो ये जो है वो क्या है? गलत है। तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। उर्वरक से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सुमेलित नहीं था ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य जो है वो कौन है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो हो जाएगा आपका केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा सही सुमेलित होगा। तिलैया परियोजना कौन से नदी पे है? तो तिलैया परियोजना है बराकर नदी पे। पंचेत परियोजना है आपका दामोदर नदी पे। वान सागर परियोजना है आपका सोन नदी पे, और रंजीत सागर परियोजना है रावी नदी पे। एक बार फिर से देख लेते हैं। तिलैया परियोजना जो है वो कहाँ पे है? तो बराकर नदी पे, झारखंड में। पंचेत परियोजना बांध जो है वो कहाँ पे? दामोदर नदी पे, ये भी झारखंड में। वान सागर परियोजना कहाँ है? तो कौन सा नदी पे? सोन नदी पे है, बिहार में। और रंजीत सागर बांध परियोजना जो है यह रावी नदी पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश स्थल रूढ़ यानी कि लैंड लॉक देश है? तो वो हो जाएगा आपका पराग्वे। ऑप्शन निम्न के हिसाब से बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? ठीक है, तो ये जो बनती है वो कोलोराडो नदी से बनती है। ये घाटी कौन सी? तो ग्रैंड कैनियन जो घाटी है ये बनती है कोलोराडो नदी से। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो ये नहीं है आपका दिनेश गोस्वामी समिति, ये जो है पंचायती राज से संबंधित नहीं है। इसका स्थापना कब होता है? तो 1990 में होता है, ध्यान रखिएगा। थुंगन समिति और एल एम सिंघवी समिति और बलवंत राय मेहता समिति ये संबंधित है आपका पंचायती राज्य से। थुंगन समिति की स्थापना कब होता है? तो 1989 में, 1989 में। एल एम सिंघवी समिति का स्थापना कब होता है? 1986 में होता है। बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना कब हुआ था? 1957 में, 1957 में होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था? तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था सिखों के द्वारा, वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1992 में कहा गया है अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के बारे में। 1892 में कहा गया अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, और 1909 में कहा गया है आपका पृथक निर्वाचन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है,
अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि संविधान सभा की निम्नलिखित में समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था। तो ये नहीं किया था कौन सा, तो आपका प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्षता इन्होंने नहीं किया था। बाकी सभी का संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और एक आपका प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, ये सभी का जो है वो अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, केवल प्रांतीय संविधान समिति को छोड़ करके। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किसे फैसले के मृत्युदंड सजा दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादक किया गया था। तो यह किया गया था आपका बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि लव स्मैश सर्विस शब्द जो है ये संबंधित है किस खेल से। तो ये जो शब्द है ये सभी संबंधित है आपका लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार दरोगा में ही पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। तो टाइलर पुरस्कार जो है ये शुरुआत कब होता है इसका, तो इसका जो शुरुआत हुआ था वो 1973 में हुआ था और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में ये दिया जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है वो है आपका तेलुगु भाषा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सारनाथ के धामे का स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो मौर्य काल में हुआ था। किसके द्वारा करवाया गया था ये, तो अशोक के द्वारा निर्माण करवाया गया था और ये कहाँ पे है, तो ये आपका सारनाथ में है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न दिया गया है कि चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त की जो बंगाल पर विजय जो है वो किस अभिलेख से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका महास्थान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि चोल एक तमिल राजवंश से जिसका राजकीय चिन्ह क्या था। तो चोल एक तमिल राजवंश था जिसका राजकीय चिन्ह जो था वो बाघ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है। तो एलोरा की गुफाओं का जो संबंध है वो रहा है आपका क्यों, कौन से धर्म से, तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और हिंदू धर्म से। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 कि गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था कब। तो गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपका कब, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। इन्होंने किसने महात्मा की संज्ञा दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, सॉरी यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो था वो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था। तो आरंभ करने वाला जो शासक था वो था आपका मोहम्मद गौरी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मोहम्मद गौरी जो था यानी कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इसमें कुछ देख लेते हैं, स्मरणीय तथ्य दिया गया, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आपका सैयद वंश के बारे में दिया गया है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो ख्रिज खां था। इसने रैयत आला की उपाधि धारण किया था कौन, तो ख्रिज खां। याहिया बिन अहमद सरहिंदी के पुस्तक तारीख मुबारक शाही में सैयद वंश की विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है इसमें कि सैयद वंश का अंतिम सुल्तान जो था वो था आपका अलाउद्दीन आलम शाह था, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में जानना है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी का राजतत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मनसद ए आली कहकर पुकारता था। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है इसमें कि 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने और मुस्लिम महिलाओं को मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था कौन, तो सिकंदर लोधी। इसने गुलरुखी शीर्षक के फारसी में कविताओं को रचना किया था। इससे भूमि की माप करवाई थी जिसकी जो है, ठीक है, भूमि की माप करवाई थी जिसमें गज ए सिकंदरी जो था उसका प्रयोग किया गया था। किसका, तो गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया गया था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जो था वो देवल जो था वो क्या था, तो प्रसिद्ध था। तो इस तरह हम लोग सेट नंबर जो था वो 63 इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर लिया, जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 50 जो वो जीके जी इसका क्वेश्चन कराया गया फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।